हेलो बच्चों, आपका कल की कोचिंग सेंटर में सभी का स्वागत है। जैसा कि हम फिजिक्स के टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने गॉस की प्रमेय को समझा था कि क्या गॉसेस थ्योरम होती है। उस पर आधारित हमने छोटे छोटे प्रश्नों को भी समझा था और कल हमने ये भी सीखा था कि गॉस की प्रमेय को किस तरीके से यूज़ करते हैं। गॉस की प्रमेय हर जगह के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यूज कुछ निश्चित कंडीशनों में होती हैं। कल हमने वो बात की थी। आज हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। गॉस की प्रमेय का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, और उसके प्रयोग के आधार पर हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कल भी मैंने बताया था कि आप देखेंगे कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो मैंने कल आपको बताया था कि आपको यदि क्यू पता हो और एरिया पता हो तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम गॉस की प्रमेय का यूज़ करना सीखेंगे। क्या निकालने में? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। अर्थात इस टॉपिक को हम कह सकते हैं कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब इसका हम किस तरीके से प्रयोग कर पाएंगे, और क्या प्रयोग की कंडीशन है वो हम कल समझ चुके थे। क्योंकि जो गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर जो आवेश होना चाहिए वो उस गॉसियन पृष्ठ के सममित होना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन पृष्ठ के हर पॉइंट पे क्या हो, इक्वल हो। अगर ऐसा होगा तो आप उसे अच्छे से अच्छे कैलकुलेट कर सकते हो, जल्दी से जल्दी उसका यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है तो फिर जटिलता बन जाएगी और आप नहीं कर सकते। तो आज हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग ही सीखेंगे, और इसके आधार पर एक खूबसूरत सा टॉपिक जानेंगे आज कि अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, एक समान रूप से आवेशित तार है, और इसके निकट हम आज जानेंगे वैद्युत क्षेत्र। जो हमारे पास एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है उसके निकट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आज हम ये जानेंगे। ये डेरिवेशन पढ़ने से पहले हम दो बातों को जान लेते हैं। पहली बात क्या है कि सबसे पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आवेश वितरण, आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कैसे क्या होता है। यदि हमारे पास कोई एक ऐसी वस्तु है जो लीनियर है, लीनियर मतलब उसमें ठीक है केवल लंबाई लंबाई है, एक ऐसी वस्तु जो केवल लीनियर है, केवल उसमें लंबाई लंबाई है, तो अगर उसमें अगर आप आवेश दो, वो आवेश उस पर एक समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, एक समान रूप से उस पर इकट्ठा हो जाए, एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो हम कहेंगे भाई आवेश क्या हो गया, वितरित हो गया। एक कंडीशन ये कि हमारे पास कोई एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसमें लीनियर नहीं, जिसमें लंबाई लंबाई नहीं बल्कि लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, और अगर हम इसे आवेश दें तो इसमें इस तरीके से आवेश वितरित हो जाएगा। जो भी आवेश दें हम इस तरीके से वितरित हो जाएगा। एक कंडीशन कि हमारे पास एक वॉल्यूम है, एक तरीके का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, उसमें एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, एक तरीके का हम ले ले रहे हैं स्फेरिकल ले ले रहे हैं, गोला ले ले रहे हैं। अगर इस गोले को, वो बाद की बात है कि क्या कैसी कंडीशन होती है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस गोले को आप चार्ज देंगे तो इसके अगर आयतन में, अगर यह चार्ज इसके आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए। अब देखिए कंडीशन, एक केवल लंबाई लंबाई भी लीनियर, एक लंबाई चौड़ाई तीनों में, दोनों में, और यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में, चूँकि 3D फिगर होता है जो गोला होता है। तो यहाँ आवेश वितरण की बात है। आवेश वितरण किस तरीके से होता है ये हम जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो आवेश वितरण है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान रूप से है, और ज़्यादातर आपके कोर्स में एक समान रूप से आवेश वितरण ही करवा के डेरिवेशनों को जानेगा। तो हम एक समान आवेश वितरण ही जानेंगे। असमान भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने ऐसे आवेश दिया तो ये आवेश एक समान रूप से भी वितरित हो सकता है, असमान। अब कहाँ एक समान होता है, कहाँ असमान होता है, वो बात की बात है। तो अभी हम एक समान आवेश वितरण जान रहे हैं कि आवेश दोगे तो केवल लंबाई होगी तो वो आवेश लंबाई पे वितरित हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई तो दोनों पे। अब एक बात आप देखिए कि जब लंबाई चौड़ाई पे होगा तो इसका मतलब ये एरिया होगा, और लंबाई चौड़ाई तीनों होगा तो ये वॉल्यूम होगा, और यहाँ पर केवल लंबाई है। अब मैं यहाँ पर मेरे पास एक ऐसी वस्तु है कि जिसकी मुझे लेंथ नहीं पता कि कितना लंबा है, और इस पर मैंने आवेश वितरित करवा दिया। तो अगर मैं इस पर आवेश की वैल्यू जानना चाहूँ तो आवेश आप किस तरीके से निकालेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर एक बात है कि आप यहाँ पर यूनिट चार्ज निकालिए। क्या निकालिए? पर यूनिट चार्ज।
पर यूनिट यहाँ पर जो लेंथ है वो पर मीटर चार्ज निकालिए कि 1 मीटर लंबाई में चार्ज कितना है। तो 1 मीटर लंबाई में चार्ज पता चल जाएगा, जैसे कि 10 है तो 2 मीटर में कितना होगा 20, 3 मीटर में कितना होगा 30। ओके, तो इसको हम व्यक्त करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा बराबर होता है Q/N। यहाँ पर मीटर लंबाई में जितना भी आवेश हो उसे ही हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। अगर हमें इसके पर मीटर लंबाई में आवेश पता चल जाए तो पर मीटर आवेश में जो भी आवेश होगा उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन ध्यान होना चाहिए कि आवेश का वितरण कैसा होना चाहिए? लीनियर, रेखीय होना चाहिए। ओके, अब मैं इधर आता हूँ। यहाँ पर आवेश का वितरण क्षेत्रफल में है, तो यहाँ पर इसी तरीके के पर एरिया पर मीटर स्क्वायर, चूंकि एरिया का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर जो भी आवेश वितरण होगा उसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा से व्यक्त करेंगे। यहाँ होता है Q/A। मान लो एरिया में Q आवेश है और पर मीटर स्क्वायर जो भी आवेश वितरित होगा उसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ओके, अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो आवेश है वो आयतन में वितरित है, तो वही वाली बात यहाँ रो से व्यक्त करेंगे इसे, और रो बराबर होगा Q/V। क्या होगा? रो बराबर Q/V, क्योंकि यहाँ आवेश आयतन में वितरित है। तो हम इसके पर मीटर क्यू में आवेश जानना चाह रहे हैं, पर मीटर क्यू में आवेश कितना होगा, तो उसे ही हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा जानें। आयतन आवेश घनत्व। तो आप यहाँ पर समझे आवेश वितरण क्या होता है कि आप वस्तुओं को आवेश दो तो वो वस्तुओं पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए तो एक समान आवेश वितरण बोलेंगे। अगर वो आवेश उसके लंबाई में वितरित है, रेखीय है वस्तु पहले से ही, तो उसके जो पर मीटर लंबाई में आवेश होगा उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्डा से व्यक्त करेंगे। अगर हमने एक ऐसी वस्तु ली है जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो, मतलब उसके क्षेत्रफल में आवेश वितरित हो रहा है, तो उसके पर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितना भी आवेश होगा उसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि आवेश हमें इसे दे रहे हैं कि उसके वॉल्यूम में आवेश इकट्ठा हो रहा है, जो भी वस्तु उसके किसमें वॉल्यूम में आवेश वितरित हो रहा है, तो उसके पर मीटर की वॉल्यूम में जितना भी आवेश होगा उसे हम कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। इनकी आवश्यकता पड़ेगी। क्यों आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये अनंत लंबाई की अगर मैं ले लूँ तो इस पर जो आवेश हम निकाल पाएंगे वो आवेश पूरे को तो हम पता नहीं कर सकते, पता नहीं कि वो कितनी लंबाई है। उस वजह से इसके पर मीटर में आवेश पता कर लेंगे तो उसके हिसाब से हम अपना डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं या जो भी बातें आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बात हम समझे, एक समान आवेश वितरण है क्या चीज़, तो इसे आप इस टॉपिक में यूज होगा, इस वजह से मैंने पहले ही बता दिया। अब हम इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को अब हम समझते हैं। ये टॉपिक जो है वो गॉस की प्रमेय के आधार पर हमें सॉल्व करना है, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके इसे सॉल्व करना है। ओके, समझते हैं क्या है हमारे पास टॉपिक। तो हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, तो हम यहाँ पर अनंत लंबाई का एक तार लेते हैं। ये जी ले लिया हमने तार, अनंत लंबाई है तो लंबाई आगे भी चल रही होगी, ठीक है, यहाँ तक ही नहीं है बल्कि आगे भी चल रहा होगा। तो एक अनंत लंबाई का क्या सा एक समान रूप से आवेशित तार है। तो एक समान रूप से आवेशित तार है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया है जो एक समान रूप से आवेशित है या एक समान रूप से इस पर वितरित है। अब जहाँ चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वही कह रहा है कि इस तार के निकट आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कीजिए। अब चार्ज के निकट मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी किसका प्रयोग करके? गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके, यूज्ड करके। तो गॉस की प्रमेय कब यूज होती है? तो गॉस की प्रमेय के लिए एक गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए और उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर चार्ज होना चाहिए। वो चार्ज उस गॉसियन पृष्ठ के कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ये कल मैंने बातें बताई थी, ये शर्तें हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने ये एक अनंत लंबाई का एक आवेशित तार ले लिया, यहाँ क्वेश्चन से पढ़ के वो आवेशित है तो एक समान रूप से आवेशित ले लिया। अब इसके निकट, तो निकट मैंने मान लिया है कि ये इस तार है, इस तार से r डिस्टेंस पर मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। r डिस्टेंस पर मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि आपको अब जो आगे डेरिवेशन पढ़ोगे यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। गॉसियन पृष्ठ,
तो गॉसियन पृष्ठ क्या है, तो एक ऐसा बंद पृष्ठ, बंद काल्पनिक पृष्ठ, कल्पना करते हैं एक ऐसा बंद काल्पनिक पृष्ठ जिसके अंदर आवेश हो, उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा काल्पनिक होता है, तो यहाँ हमें कल्पना करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अब कई तरीके के डेरिवेशन आएंगे, वहाँ अलग अलग गॉसियन पृष्ठ होंगे, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ गॉसियन पृष्ठ क्या होगा और यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ क्या होगा। गॉसियन पृष्ठ ऐसा बनाना है कि वहाँ गॉस की प्रमेय प्रयोग हो सके। प्रयोग कब हो सकती है कि उसके अंदर जो आवेश है वो सममित होना चाहिए, चारों तरफ से एकदम बढ़िया तरीके से फैला हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि गॉसियन पृष्ठ आप अलग अलग डेरिवेशनों में किस तरीके से बनाओगे। अब देखो, सोचो, ये तार है, तार इसी तरीके का, वायर इसी तरीके का होता है, मोटा वायर हल्का सा छोटा पतला सा होता है। अब इस पर चार्ज है, अब चार्ज है तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अगर पॉजिटिव है तो निकलेंगी और नेगेटिव है तो उसमें प्रवेश करेंगे, ऐसा समझे हम। अच्छा, यहाँ पर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन किस तरीके से होंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, चारों तरफ इस तरीके से फैली हुई होंगी। तो अब आप सोचिए यहाँ पर मैं गॉसियन पृष्ठ किस तरीके का लूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो मैंने लिए हैं, वैद्युत रेखा लिए हैं, वो इस गॉसियन पृष्ठ के क्या सममित रहे, इस आवेश के भी सममित रहे, जो आवेश है बीच में। तो आप कहोगे सर गॉसियन पृष्ठ आप इस तरीके का ले लीजिएगा, इस तरीके से जो चारों तरफ से इसे घेर रखेगा, चारों तरफ से घेर रखेगा, इसका मतलब हमें गॉसियन पृष्ठ एक कैसा लेना पड़ेगा, बेलनाकार ही लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करता हूँ, क्योंकि मुझे गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ किस तरीके का लेना है ये भी मैंने बता दिया, कैसी कहाँ किस तरीके का लेना है ये आप खुद समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गॉसियन पृष्ठ किस तरीके का लूँगा, बेलनाकार, क्योंकि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ही यहाँ पर आवेश के चारों तरफ क्या होगा, सम्मित होगा। क्योंकि देखिए यहाँ आवेश है और आप ऐसा पृष्ठ ले लोगे तो इस आवेश से ये गॉसियन पृष्ठ देखो चारों तरफ क्या होगा, सम्मित होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये गॉसियन पृष्ठ ले लिया मैंने, इसे कहेंगे हम गॉसियन पृष्ठ, एक कल्पना कर लिए। या बेलनाकारी क्यों लिया, ये मैंने आपको बात बताई कि सम्मित होना चाहिए इस आवेश की परत है। अब आर डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो भी किसका, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके। अब देखिए, सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय का अगर प्रयोग करें तो ये गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ हो गया, इसके अंदर आवेश है, हाँ है आवेश। कितना आवेश है, तो देखो ये तार तो अनंत लंबाई का है, तो केवल इतना इतना आवेश है, समझे, इतना यहाँ से और यहाँ ये आवेश है। अब इतना आवेश हम कैसे निकालें, हमें तो नहीं पता कितना है ये आवेश, क्योंकि अगर हमने पूरे जो हमारे पास तार है अगर हमने उसे क्यू आवेश दिया तो हम इतना आवेश कैसे निकालें, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मान लो कि इतने इतने जो गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो ये चार्ज है वो क्यू है, कितना है, क्यू, मतलब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर ये चार्ज है क्यू है, मान लिया है। अच्छा, अब ये वैल्यू कैसे निकालना है, तो इसकी लेंथ मान लो कि एल है, जो आपने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है इसकी लंबाई एल है। और मैंने आपको बताया था कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि पर मीटर लंबाई में जो आवेश हो उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर आवेश कितना है, क्यू, कितनी लंबाई में, एल लंबाई में। तो अगर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। देखो आवेश की वैल्यू निकल आई तुरंत। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ हम ये वैल्यू ना निकाल पाए, आवेश की वैल्यू ना निकाल पाए, तो इसके पदों में, पर यूनिट के पदों में तो निकाल सकते हैं। 1 मीटर में कितना, जब 1 मीटर में कितना है लैम्डा, 2 में कितना होगा 2 लैम्डा, 3 में कितना होगा 3 लैम्डा, तो इस हिसाब से काम कर सकते हैं। एल में कितना होगा तो एल लैम्डा हो गया। तो यहाँ पर इतनी लंबाई में कितना आवेश होगा तो एल लैम्डा। वैसे मैंने अपनी तरफ से क्यू माना तो क्यू का वैल्यू आ गया एल लैम्डा। अब समझे, अगर इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है क्यू, तो इससे पूरे गॉसियन पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो गॉस साहब ने बताया था कि इस टोटल पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो क्यू अपॉन के क्या होगा, एप्सिलॉन 0 होगा। किसके अनुसार, गॉस के अनुसार। ये तो हमने सीखा था कल कि कोई भी बंद पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, उसके अंदर आवेश हमने क्यू लिया है तो टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो आप देखिए, ये जो आपने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिया है, इसके कितने पृष्ठ होंगे, तो 3 पृष्ठ होंगे, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, इस तरीके से ऐसा होगा, एक ऊपर एक नीचे और एक ये वाला। तो 3 पृष्ठ होंगे, तो यहाँ पर हम तीनों पृष्ठों से फ्लक्स निकालेंगे। अब तीनों पृष्ठों से फ्लक्स निकालने से पहले हम यहाँ डायरेक्शन का बोध कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरीके से होगी।
यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दूर की ओर होगी। यहाँ पर हम देखना चाहें तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, दूर की ओर होगी। अब मैं यहाँ पर एक क्षेत्रफल ए ले रहा हूँ या डी ए ले रहा हूँ, सुस्तम क्षेत्रफल डी ए ले रहा हूँ, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो मैंने बताया था पृष्ठ के अविलंबवत भार की ओर होती है। तो अविलंबवत भार की ओर, दोनों के अगर बीच का एंगल देखोगे तो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। देखो आप अगर यहाँ पर आप सुस्तम क्षेत्रफल ले लोगे, अगर इसकी डायरेक्शन देखोगे, डी ए की डायरेक्शन देखोगे यहाँ पर, तो दोनों वो भी क्या होगी, पृष्ठ के अविलंबवत भार की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ही से भार की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 0, चूंकि दोनों ही समांतर एक ही दिशा में। अगर यहाँ पर सुस्तम क्षेत्रफल ले लोगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो इस पृष्ठ के अविलंबवत भार की ओर, तो इस पृष्ठ के अविलंबवत भार की, तो यहाँ देखोगे दोनों के बीच का कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो अगर मुझे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से अगर फ्लक्स निकालना है, अगर यहाँ पर फाई और यहाँ पर मैं टोटल कह दे रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे पृष्ठ से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या कहूँगा, φ1 और प्लस φ2 और प्लस φ3। तो कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं। तो ड्यू टू फर्स्ट पृष्ठ, ड्यू टू सेकंड सरफेस, ड्यू टू थर्ड सरफेस, तीनों पर। अच्छा, अब फाई बराबर होता क्या है, तो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ओके, जानते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ई वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, cos 90, cos 90। यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ई डी ए, और यहाँ पर चलो सेकंड पृष्ठ ये है तो यहाँ भी cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। अगर ये तीसरे सरफेस के कारण देखेंगे तो ई और डी ए और cos कितना, 0, तो cos 0। अब इसे थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं। तो फाई फाई का मान जो टोटल निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो क्या बचेगा, केवल इंटीग्रेशन ई और डी ए। अब आप सोचो, ये जो पृष्ठ मैंने लिया है ये वाला, इसके हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो गॉसियन पृष्ठ मैंने इसी तरीके का लिया है जो इस आवेश से क्या है, सममित है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लीजिएगा। तो फाई टोटल का मतलब समझ ही रहे होंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए। डी ए का मतलब क्या है कि जो ये पृष्ठ है, ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये बेलन का, ये बेलन है, तो ये बेलन का ये कौन सा पृष्ठ होता है, तो इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया बोलते हैं ये वाला। संपूर्ण पृष्ठ कब होता है, तो ये वाला और ये वाला नीचे वाला दोनों एरिया जोड़ दो तो वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, टोटल पृष्ठ हो जाता है। अभी ये वाला पूछ रहा, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, क्योंकि हमें इतने का एरिया चाहिए। तो इतने का एरिया हम जानते हैं, थोड़ा सा कहीं अलग लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो फाई टोटल इक्वल टू और ई, अब इसका, अब बताइए वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो वक्र पृष्ठ अगर चाहो तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन डी ए का वैल्यू होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल होता है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, एल। तो वक्र पृष्ठ टोटल कितना होता है बेलन का, 2 पाई आर एल, तो यहाँ रखेंगे 2 पाई आर और एल। अब बताइए टोटल फ्लक्स मेरे अनुसार ई मल्टीपल 2 पाई आर एल है, और गॉस के अनुसार टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, चूँकि अगर आप इस क्यू है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 रख देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई और मल्टीपल 2 पाई आर और एल। अब एक बात बताइए, यहाँ पर मुझे क्यू की वैल्यू पता नहीं है, तो क्यू का वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, क्या है, डेल्टा एल। तो यहाँ क्यू की जगह आप रख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई और मल्टीपल 2 पाई आर एल। यहाँ एल से एल फिनिश, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, या ई इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, लैम्डा अपॉन 2 पाई और आर भी है तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ पाए कि अगर मेरे पास एक अनंत लंबाई का तार होगा जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसके निकट कितनी दूरी पर, आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई बराबर क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो यही डेरिवेशन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया। गॉसियन पृष्ठ यहाँ मैंने बेलनाकार क्यों लिया, ये भी मैंने आंसर बताया कि गॉसियन पृष्ठ इस तरीके की कल्पना। और फिर आप गॉसियन पृष्ठ इस तरीके का देखें, जैसे कि बेलन है और इसके अंदर आवेश है, ये तार है, इसके अंदर आवेश, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगी वो इस तरीके से होंगी। तो आपको एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ लेना है जो सभी फोर्स लाइन को कवर्ड अप करे, और ये भी ध्यान रखना है कि वो गॉसियन पृष्ठ जो आवेश है उससे सेम दूरी पर या सममित हो उसके, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पर ये है, अभी मैं एक गोला ले लूँ, एक क्या ले लूँ, गोला, स्पेरिकल ले लूँ, और स्पेरिकल पर आवेश है, तो अब बताओ स्पेरिकल किस तरीके का होगा, एक तरीके से बॉल।
अब एक तरीके से बॉल उस पर आवेश है, तो फोर्स किस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो वैद्युत रेखा है वो किस तरीके से, ऐसी ऐसी चारों तरफ होंगी। तो आपको एक जो गॉसियन पृष्ठ लेना होगा वो क्या लेना पड़ेगा, एक गोली लेना पड़ेगा, तभी तो वो चारों तरफ से कवर अप हो पाएंगे और वो आवेश को सममित रूप से भी घेरे रखेगी, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ पर हमने ये पूरे डेरिवेशन को समझा। हम यहाँ अनंत लंबाई का इतना आवेश निकालना चाह रहे हैं, तो हमने देखा पर यूनिट लंबाई में आवेश कितना होता है, उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो हमने इतने आवेश को क्यू मान लिया है, तो क्यू बराबर डेल्टा एल, और यहाँ पर रख के पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर लिया। एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, इधर देख सकते हैं वो एक लाइन, जैसे कि हमारे पास डेरिवेशन निकल के आया ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब देखो 2 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू नहीं पता होता, 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता होता है, तो आप 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यही हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और 2 का ऊपर करेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन आर, मतलब वही है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनमें आपको सरलता हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता होती है। दूसरी बात, लैम्डा यहाँ पर कांस्टेंट है, चूंकि पर यूनिट लंबाई में आवेश तो सेम ही होगा, चूंकि एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप आवेशित का मतलब यही है, पर यूनिट में अगर 10 है तो एक यूनिट में 1 मीटर लंबाई में 10 है, तो 2 में कितना होगा 20, 3 में कितना होगा 30, तो लैम्डा तो इक्वल ही है। अच्छा, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक क्वेश्चन राशि है, तो इसका मतलब ई का मान किस पर निर्भर करेगा, आर पर निर्भर करेगा। और यहाँ देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम, और जितना नज़दीक होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो आप समझदार। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप खुद ही देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है इस चार्ज पर, इस तार पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब तार से दूर की ओर। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो इसी की डायरेक्शन क्या होती, ठीक है, टूवर्ड फ्रॉम द चार्ज, अर्थात इस तार के पास की ओर। तो डायरेक्शन भी आप पहचान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सरलता डेरिवेशन था जिसमें हमने गॉस की प्रमेय का प्रयोग किया, गॉसियन पृष्ठ खींचना सीखा और उसका प्रयोग करना सीखा कि किस तरीके से कैसा होगा। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक को डिस्कशन करते हैं।